1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स में बहुत बड़े चेंजेस आ रहे हैं। नया इनकम टैक्स एक्ट 2025, आईटीआर फाइलिंग के नए रूल्स, टीडीएस थ्रेशोल्ड चेंज चेंज और इन्वेस्टर के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। अगर आप टैक्स पेयर हो, बिजनेस ओनर हो या सीए स्टूडेंट हो, तो ये चेंजेस आपको जरूर पता होने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान विदाउट फिल्टर। मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी और मैं एक सीए स्टूडेंट हूँ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स चेंजेस जो 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल होने वाले हैं। बजट 2026 में गवर्नमेंट ने काफी इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए हैं जिनका इम्पैक्ट सैलरीड पर्सन, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर सब पर पड़ेगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 क्या कहता है। सबसे पहले समझिए कि इनकम टैक्स 1961 का इनकम टैक्स एक्ट अब रिप्लेस होने जा रहा है एक नए लॉ से जिसका नाम है इनकम टैक्स एक्ट 2025। मतलब लगभग 64 साल पुराना लॉ अब अपडेट किया जा रहा है ताकि आज की इकोनॉमी और डिजिटल सिस्टम के अकॉर्डिंग टैक्स लॉस को मॉडर्न बनाया जा सके। गवर्नमेंट ने इस रिफॉर्म के कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं। सिंप्लीफाइज टैक्स लॉ, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है टैक्स लॉस को सिंपल बनाना। अभी जो इनकम टैक्स एक्ट है उसमें लैंग्वेज कॉपी काफी कॉम्प्लेक्स है और आम टैक्स पेयर के लिए समझना मुश्किल होता है। इसके लिए नए एक्ट में सिंपल और क्लियर लैंग्वेज यूज की जाएंगी ताकि नॉर्मल टैक्स पेयर भी इजीली समझ सके। दूसरा ऑब्जेक्टिव है पुराने और नेसेसरी प्रोविजंस को रिमूव करना। काफी सेक्शंस और सब सेक्शंस ऐसे थे जो अब रेलिवेंट नहीं रहे, तो नए लॉ में एब्सोल्यूट प्रोविजंस हटा दिए जाएंगे ताकि लॉ कॉन्साइज और क्लियर हो। रिड्यूस लिटिगेशन, तीसरा इंपॉर्टेंट गोल है टैक्स डिस्प्यूट कम करना। काफी बार रूल्स क्लियर ना होने की वजह से टैक्स पेयर और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बीच डिस्प्यूट हो जाते हैं। नए एक्ट में प्रोविजंस को क्लियर और स्ट्रक्चर्ड बनाया जाएगा ताकि लिटिगेशंस कम हो। और चौथा है आपका इजी कंप्लायंसेस। अगला ऑब्जेक्टिव है टैक्स कंप्लायंसेस को इजी बनाना, मतलब टैक्स पेयर को रिटर्न फाइलिंग, रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन में कम टाइम और कम कॉस्ट लगे। और फिर है हमारा डिजिटल फर्स्ट अप्रोच। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है डिजिटल फर्स्ट अप्रोच। नया सिस्टम कंप्लीटली डिजिटल और फेसलेस एडमिनिस्ट्रेशन पर फोकस करेगा। इससे ऑटोमेशन बढ़ेगी, ट्रांसपेरेंसी आपकी इम्प्रूव होगी और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन फास्टर और इफिशिएंट होगा। तो आइए हम लोग पहले पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं। इनकम टैक्स स्लैब जो कि न्यू रिजीम के हिसाब से होंगी, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। इसमें सब कुछ जैसे पहले था डिफॉल्ट रिजीम के हिसाब से वैसे ही रखा गया। न्यू टैक्स रिजीम में भी कुछ इस तरह ही रहेंगे आपके रेट्स जैसे पहले हुआ करते थे। अप टू 4 लैक्स कोई टैक्स नहीं लगाना है, 4 to 8 लैक्स 5%, 8 to 12 लैक्स 10%, 12 to 16 लैक्स 15%, 16 to 20 लैक्स 20% और 20 लैक्स to 24 लैक्स 25%, और 24 लैक्स से अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो 30%। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। एक्सटेंडेड डेडलाइंस, जो डेडलाइंस हुआ करती थी आईटीआर फाइल करने की, उनको कुछ चेंज किया गया है। जो इंडिविजुअल हैं सैलरीड और नॉन ऑडिट केसेस, उनके लिए तो सेम ही है 31 जुलाई जैसे पहले हुआ करती थी। जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, जो नॉन ऑडिट केसेस हैं, मतलब जो ऑडिट में नहीं फॉल हो रहे हैं, उनको 1 महीने का एक्सटेंशन मिल गया है। उनके लिए अब जो है पुरानी डेट 31 जुलाई ही हुआ करती थी, मगर अब वो बढ़ा करके 31 अगस्त कर दी गई है। ऑडिट केसेस जो कि कॉर्पोरेट और टैक्स ऑडिट फाइलिंग्स के लिए होता था, उनके लिए 31 अक्टूबर है। और इंटरनेशनल ट्रांसफर ट्रांसफर प्राइसिंग केसेस में आपकी ये डेट 30 नवंबर है। इसमें की बेनिफिट यही है कि रिलीफ मिला है स्मॉल बिजनेसमैन को, बिजनेसेस को। उनके लिए 1 महीने की डेट एक्सटेंड कर दी गई है। रिवाइज रिटर्न और अपडेटेड रिटर्न, अगला हमारा जो चेंज हुआ है वो रिवाइज रिटर्न और अपडेट रिटर्न में हुआ है। बहुत लोग इन दोनों को सेम समझते हैं, लेकिन एक्चुअली दोनों पर्पस अलग होता है। चलिए सिंपल में मैं आपको बताता हूँ दोनों रिटर्न क्या कहते हैं। रिवाइज रिटर्न क्या होता है? अगर आपने अपना आइडिया ऑलरेडी फाइल कर दिया है, लेकिन बाद में आपको पता चला कि रिटर्न में कोई मिस्टेक हो गई है, जैसे कि इनकम गलत रिपोर्ट हो गई है, डिडक्शन मिस हो गया है या कोई इन्फॉर्मेशन गलत भर दी है, तो आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हो। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चेंज आया है। पहले रिवाइज रिटर्न फाइल करने की टाइम लिमिट 9 मंथ्स थी, लेकिन अब 12 मंथ्स कर दी गई है असेसमेंट ईयर के एंड से।
सबसे अच्छी बात है कि रिवाइज रिटर्न फाइल करने पर कोई एक्स्ट्रा पेनाल्टी नहीं होती। सिर्फ अगर टैक्स बढ़ता है तो इंटरेस्ट लग सकता है। अब बात करते हैं अपडेटेड रिटर्न की। अपडेटेड रिटर्न, जिसे हम आईटीआर यू के नाम से भी जानते हैं, ये तब यूज होता है जब टैक्स पेयर को बाद में पता चले कि कुछ इनकम रिपोर्ट ही नहीं हुई थी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई बैंक इंटरेस्ट रिपोर्ट नहीं हुआ, कोई फ्रीलांस इनकम मिस हो गई है, या कोई और इनकम जो डिस्क्लोज नहीं हुई। ऐसे केस में टैक्स पेयर वॉलेंट्री अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने 24 मंथ्स का विंडो दिया है असेसमेंट ईयर के एंड से। लेकिन यहाँ एक डिफरेंस है। अपडेटेड रिटर्न फाइल करने पर एडिशनल टैक्स पेनाल्टी लगती है, जो यूजुअली 25% या 50% एक्स्ट्रा टैक्स हो सकता है प्लस इंटरेस्ट। तो ये बात को आप थोड़ा मतलब कंसर्न में रखिएगा। हायर टीडीएस थ्रेशोल्ड्स। अब गवर्नमेंट ने कुछ टीडीएस की लिमिट्स जो है वो बढ़ा दी हैं, स्मॉल टैक्स पेयर के लिए कंप्लायंस बर्डन कम करना। इसीलिए बजट 2026 में कुछ इंपॉर्टेंट टीडीएस लिमिट्स बढ़ा दी गई हैं। जैसे कि आपका ये बैंक इंटरेस्ट है। अगर अब आपका बैंक इंटरेस्ट पर टीडीएस लिमिट 50,000 कर दी गई है। अगर किसी पर्सन पर्सन को बैंक से 45,000 का इंटरेस्ट मिलता था तो अब टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर 70,000 है तो रिमेनिंग अमाउंट पे आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। फिर ऐसे ही दूसरा है सीनियर सिटीजन के केस में 1 लाख तक की लिमिट बढ़ा दी गई है। अब उनके बैंक इंटरेस्ट टीडीएस लिमिट जो है वो 1 लाख हो गई है। और आपका प्रोफेशनल फीस जो कि पहले 30,000 हुआ करती थी 194 जे सेक्शन में, उसको अब बढ़ा करके 50,000 कर दिया गया है। अब ये हमारा है कुछ एसटीटी से रिलेटेड सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ऑन फ्यूचर ट्रांजैक्शंस। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए भी एक अपडेट है। फ्यूचर ट्रांजैक्शंस पर एसटीटी इंक्रीज कर दिया गया है। पहले जो है ओल्ड रेट जो था वो 0.02% था। अब इसको बढ़ा करके 0.05% कर दिया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली है कि स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग को कंट्रोल करना, और कुछ नहीं। करते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट की। जो नेक्स्ट चेंज हुआ है वो हमारा शेयर बाय बैक एंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। शेयर बाय बैक टैक्सेशन और इन्वेस्टमेंट टैक्सेशन अपडेट से रिलेटेड हुआ है। जब कोई कंपनी अपने ही शेयर्स इन्वेस्टर से वापस खरीदती है, उस उसे शेयर बायबैक कहते हैं, जैसा कि हम सभी जानते होंगे। बजट 2026 में गवर्नमेंट ने इसमें कुछ रिफॉर्म्स किए हैं। बेसिकली इसका पर्पस ये है कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना, टैक्स रिपोर्टिंग क्लियर करना, और कैपिटल गेन रूल के साथ अलाइनमेंट करना। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल से बताता हूँ कि मान लो आपके पास किसी कंपनी के 100 शेयर्स हैं, और कंपनी डिसाइड करती है कि वो 1,000 रुपीज पर शेयर पर बायबैक करेगी। अगर आप शेयर्स कंपनी को बेच देते हो तो जो अमाउंट आपको मिलेगा उसका टैक्स ट्रीटमेंट अब कैपिटल गेन रूल्स के अकॉर्डिंग होगा। इससे टैक्सेशन ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। बेसिकली इन्होंने ये चेंज इसमें किया है। फिर हम लोग अगली बात करते हैं इन्वेस्टमेंट टैक्सेशन अपडेट की। गवर्नमेंट ने कुछ इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट पर भी टैक्सेशन रूल्स अपडेट किए हैं। जैसे कि है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, एसजीबी जिसे हम लोग जानते हैं। जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है उसमें हम लोग को जो है एसजीबी पर क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि रिडेम्पशन और मार्केट ट्रांसफर पर टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा। तो आप एग्जांपल से जैसे आप समझते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर आपने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड 8 साल तक होल्ड करके रिडीम किया तो जनरली कैपिटल जो कैपिटल गेन टैक्स एग्जेम्पशन आपको मिलता है। जैसे आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड एक गवर्नमेंट बॉन्ड होता है जो गोल्ड में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन देता है। इसका मेच्योरिटी पीरियड 8 साल होता है। जो इसका रूल होता है कि अगर इंडिविजुअल इन्वेस्टर एसजीबी को 8 साल तक होल्ड करके आरबीआई के थ्रू रिडीम करता है तो कैपिटल गेन होता है उस पर टैक्स नहीं लगता। मतलब कैपिटल गेन टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाती है। फॉर एग्जांपल आपने 2018 में कोई एक सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदा 3,000 का, और 2026 में उसे 6,000 में रिडीम कर दिया, तो आपको प्रॉफिट 3,000 का हुआ। तो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट में इस प्रॉफिट पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। लेकिन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के केस में अगर मेच्योरिटी पर रिडीम किया 8 साल के बाद तो 3,000 प्रॉफिट कंप्लीटली टैक्स फ्री होता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। तो इस पर हम लोग की मतलब जो है क्लैरिफिकेशन आई है कि अगर आप जो है मार्केट में बेच देते हो, मतलब आप को जो है जो एग्जाम्पशन मिलती थी, अगर लेकिन अगर मतलब वो अगर आपने आरबीआई के थ्रू रिडीम किया
तो आपको एग्जेम्पशन मिलती थी, और लेकिन अगर आपने मार्केट में बेच दिया तो इस पे कैपिटल गेन रूल्स अप्लाई हो सकते हैं। फिर हम लोग का दूसरा आया है डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन्स पर। एफ ट्रेडिंग में भी कुछ लॉसेस सेट ऑफ रूल्स अपडेट किए गए हैं ताकि टैक्स अवॉइडेंस कम हो। अगर कोई ट्रेडर डेरिवेटिव में 5 लाख का लॉस शो करता है, तो अब उसको लॉस अब तो अब उस लॉस को सेट ऑफ करने के रूल्स स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। चलिए अब हम लोग अपने अगले अपडेट की तरफ चलते हैं, जो कि हुआ है इनकम टैक्स एक्ट 2025 में, फॉर्म्स एंड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। पहले आईटीआर फॉर्म्स में बहुत अननेसेसरी कॉलम होते थे, जैसा कि आप सभी ने कभी आईटीआर फाइल किया हो तो देखा हो कि पहले सैलरी इनकम के लिए मल्टीपल ब्रेकअप फील्ड्स भरने पड़ते थे। अब सिर्फ रेलिवेंट डिटेल्स मानी जाएंगी। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? कॉमन टैक्स पे कम कंफ्यूजन और कम मिस्टेक्स होंगी। क्लियर क्लियर लॉजिक्स फॉर्म्स लॉजिक बेस्ड हो जाएंगे पूरे। एग्जांपल, अगर किसी टैक्स पेयर के पास सिर्फ सैलरी इनकम है तो कैपिटल गेन सेक्शन ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा। अगर आप क्रिप्टो ट्रांजेक्शन डिक्लेयर करते हो तो वीडियो शेड्यूल्स ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। इसका रिजल्ट क्या होगा? फॉर्म डायनेमिक और यूजर फ्रेंडली बन जाएगा आपके लिए। डिजिटल एक्सपीरियंस प्रीफिल टाइप, मतलब एक तरीके का डिजिटल एक्सपीरियंस की मैं अगर बात करूं, आपका गवर्नमेंट डेटाबेस से डेटा ऑटोमेटिकली एक तरीके का आएगा कि मतलब एग्जांपल, जैसे आपका एआईसीआईएस में कोई डेटा है, सैलरी इनकम दिख रही है, बैंक इंटरेस्ट दिख रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली जो है प्रीफिल ही आपको मिलेगा। सिर्फ जो इंडिविजुअल है उसको सिर्फ अपनी डिटेल्स वेरीफाई करनी पड़ेंगी, क्या वो सही है कि नहीं है। फिर हम लोग दूसरी बात करते हैं स्ट्रक्चर फॉर्म रीनंबरिंग की। फॉर्म रीनंबरिंग सिस्टम्स रिकॉग्नाइज किया गया है, जैसे कि ऑडिट रिपोर्ट्स और टैक्स ऑडिट फॉर्म्स को बेटर ट्रैकिंग के लिए रिस्ट्रक्चर किया गया है। मतलब जो उनका नाम है उसको थोड़ा चेंज किया जाएगा, डिफरेंट ऑडिट टाइप्स को अलग नंबरिंग दी जाएगी, जिससे कंप्लायंसेस और मॉनिटरिंग को इजी किया जा सके और उसको सही से सही से कंप्लायंसेस करे जा सके। टीडीएस फॉर्म्स को भी कुछ ठीक किया जाएगा। टीडीएस फॉर्म को सिंप्लीफाई किया जाएगा। पहले जो टीडीएस फॉर्म के लिए डिफरेंट सेक्शंस होते थे, डिफरेंट फॉर्म होते थे, अब उसको कंसोलिडेट करके एक फॉर्म बनाया जाएगा जिससे रिपोर्टिंग इजी करी जा सके। एनजीओ कंप्लायंसेस के केस में भी यही होगा। चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए भी न्यू फॉर्म सीरीज पूरी आएगी। एनजीओ को रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल और रिपोर्टिंग के लिए स्पेसिफिक न्यू फॉर्म्स फाइल करने होंगे। रिजल्ट क्या होगा? इससे आपका मिसयूज जो होता था चैरिटेबल स्टेटस का, वो कम हो जाएगा। स्ट्रॉन्गर रिपोर्टिंग, ये मेन है, जो कि इस बार भी हम लोग ने देखा फॉरेन एसेट्स से रिलेटेड, कि अब आप फॉरेन एसेट्स की रिपोर्टिंग और स्ट्रिक्ट हो गई है। अगर किसी इंडियन रेसिडेंट के पास यूएस स्टॉक अकाउंट या फिर कोई प्रॉपर्टी बाहर की या फॉरेन बैंक अकाउंट, इन सब को डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है। अगर नहीं किया तो हेवी पेनाल्टी लग सकती है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। क्रिप्टो करेंसी रिपोर्टिंग, अगर आपके पास बीडीए है, अगर आपके पास बिटकॉइन है, अगर आपने उसको बेचा है, क्रिप्टो एक्सचेंज किया है, तो उसके ट्रांजेक्शन भी आपको रिपोर्ट करनी होंगी। और हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन, एसएफटी एक्सपेंशन जिसे हम लोग देखते हैं, लग्जरी एक्सपेंडिंग और लार्ज ट्रांजेक्शन मॉनिटर होंगे। एग्जाम्पल, बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस रिपोर्ट करेंगी अगर आप 10 लाख प्लस कैश डिपॉजिट करते हैं, या फिर 30 लाख प्लस प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, 10 लाख से ज्यादा क्रेडिट कार्ड स्पेंड करते हैं। ये सब स्टेटमेंट आपके एसएफटी में गवर्नमेंट को रिपोर्ट होता है। फिर है समरी और एक्शन पॉइंट्स। ये मैं आपको बता चुका हूँ, न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 आएगा। स्टेबल स्लैब रेट्स हैं, एक्सटेंडेड टाइम लिमिट्स हैं। तो इस शीट का कोई पर्पस नहीं है। तो ये दोस्तों कुछ मतलब इनकम टैक्स चेंजेस थे जो कि 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल होने वाले थे। तो मुझे लगा इस पर एक वीडियो बनाई जाए, आप लोगों को बताया जाए कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या अपडेट्स आ रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट 2026 में। इन चेंजेस का इम्पैक्ट सैलरीड इंडिविजुअल, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर और टैक्स प्रोफेशनल सब पर पड़ेगा। तो मुझे लगा कि मुझे इस पर वीडियो बनानी चाहिए। तो अगर आप टैक्स और फाइनेंस से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।